हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स का ये 10th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स ऑफ बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है। इस लेक्चर में हम लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी से रिलेटेड कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखेंगे, जिसके बाद आप कोई भी असाइनमेंट या DPPs या कोई भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनेकल टेक्नो स्कूल। चलिए बच्चों, देखते हैं आज का क्लास। अच्छा, कोई भी एक प्रॉब्लम उठाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल करा देता हूं, जिसका हेल्प हमें आगे के एग्जांपल्स में मिलेगा। ठीक है, चलिए। लाइक आपको याद होगा कि सपोज इट्स ए कंटेनर एट रेस्ट। ये कंटेनर रेस्ट में है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक एनी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट, ये कंटेनर रेस्ट में, एक्सेलरेशन इसका 0 है, a इक्वल्स टू 0। कंटेनर इज एट रेस्ट, क्लियर है, एंड वेलोसिटी ऑल्सो कांस्टेंट। नाउ इस वक्त इस पर फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना लग रहा होगा? फोर्स ऑफ बॉयंसी। सो इस केस में फोर्स ऑफ बॉयंसी का फॉर्मूला आपको याद होगा, v रो इंटू जी। v क्या होता है? वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। क्लियर है। हालांकि इस वाले एग्जाम्पल में वॉल्यूम इमर्ज्ड जो है इस बॉडी के टोटल वॉल्यूम के बराबर है। क्लियर है। नाउ दूसरा केस लेते हैं। अगर इस कंटेनर को ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो क्या होता था? ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस केस में फोर्स ऑफ बॉयंसी, जो ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट करेगा, वो फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना लिखते थे आप? वी रो जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव को लिखते थे जी प्लस ए, याद है? एफ बी इक्वल टू वी रो जी प्लस ए। एक्चुअल में थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं, सुनेगा। जब ये कंटेनर रेस्ट में था तो फोर्स ऑफ बॉयंसी कितनी थी? वी रो जी। थोड़ा ध्यान दो, आपने कंटेनर को एक एक्सेलरेशन दे दिया वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। पहले से लग रहा था वी रो जी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, प्लस हो गया। इस एक्सेलरेशन के आने की वजह से वी रो जी था, कितना आ गया? वी रो, देखिए जैसे इसमें था वी रो ए जी था, अब जी की जगह पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए वी रो ए, इतना प्लस हो गया। क्लियर हो रहा है? यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक एक्स्ट्रा फोर्स हो गया। ठीक, उन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा वी रो जी प्लस ए। ध्यान में रखेंगे, कंटेनर को आपने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए दिया है, उस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बॉयंसी एडिशनली बढ़ गई। कितना? वी रो ए। ठीक, वी रो ए। वैसे ही अगर ऐसा किया जाए कि अगर इस कंटेनर को, ये आपका ऑब्जेक्ट है और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा था वी रो जी, अगर कंटेनर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दे दिया जाए ए, तो एक फोर्स ऑफ बॉयंसी किधर लगने लगेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितनी लगेगी भाई? कितनी लगेगी? इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं मैं। ये कितना लगेगा? वी रो ए। सिंपल सा बात है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में ये हो जाएगा वी रो ए। तो एक फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लग रहा है वी रो जी और एक नीचे लग रहा है वी रो जी, वी रो ए। तो नेट अपवर्ड कितना हो जाएगा? वी रो जी माइनस वी रो ए। यानी यहां पर फोर्स ऑफ बॉयंसी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? वी रो जी माइनस ए। सिंपल सा बात है। क्लियर हो रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है ये सारा? अच्छा, यहां पर देखा जाए, सपोज करिए कि ये कंटेनर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कंटेनर रेस्ट में है, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? वी रो जी। सपोज हमने इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दे दिया। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देंगे तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगी। बताया था मैंने, कितना लगेगा? फॉर्मूला भी बताया था मैंने। जितना वी रो वही रहेगा, बस एक्सेलरेशन ए की जगह पे ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्शन अगर यहाँ पर ये है तो वी रो ए हो जाएगा। क्लियर है?
तो यहाँ पर फोर्स ऑफ बॉयंसी के बारे में अगर लिखेंगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू, तो यहाँ पर दो परपेंडिकुलर फोर्स है ना, दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, या तो आप √a² + b² से कर लीजिए, या फिर वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में v∈j प्लस v∈a, हॉरिजॉन्टल में कौन सा हो जाएगा i², ये हो जाएगा फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑन दिस ऑब्जेक्ट। एट द सेम टाइम एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा यहां पे समझते जाइए। ये बॉडी पर लिक्विड के द्वारा नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है v∈g, ठीक। इसका खुद का वेट लग रहा होगा mg, तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा। अच्छा एक बात और भी क्लियर कर लें, mg को आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या, v इस बॉडी का वॉल्यूम, रो ऑफ सॉलिड इंटू जी। देखिए ऊपर लग रहा है v∈g, यहां पर रो होता है रो ऑफ लिक्विड, और नीचे की तरफ लग रहा है v रो ऑफ सॉलिड इंटू जी। v और g तो दोनों का सेम है। अब रोएल और रोएस पे डिपेंड कर रहा है। अगर रोएल ज्यादा है तो ये वाला टर्म बड़ा होगा और बॉडी किधर एक्सेलरेट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर रोएस ज्यादा है तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इस बॉडी का डेंसिटी कम है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी किसका डेंसिटी ज्यादा है, मान लिया लिक्विड का ज्यादा है। अगर लिक्विड का ज्यादा होगा तो ये किधर एक्सेलरेट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक ना। तो यहां पर बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आएगा, a = दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, क्लियर सी बात है। सो दिस फोर्स इज हाउ मच, v∈g माइनस mg डिवाइडेड बाई m, ये आएगा पहले केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू। इस वाले केस में ये जो बॉडी है, पहले फोर्स लग रहा था v∈g, अब एक और फोर्स लगने लगा v∈a, और ये नीचे की तरफ लग रहा है mg, क्लियर है। तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ पहले वाले केस में फोर्स था v∈g, अब एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया v∈a, बात समझ में आ रहा है, v∈a, क्लियर है ना। तो अब इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा, v∈g प्लस v∈a माइनस mg डिवाइडेड बाई m, क्लियर हो रहा है। और ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन से ज्यादा है। यानी आपने क्या सीखा यहां पर, बेसिकली हमने ये सीखा कि जब कंटेनर को एक्सेलरेट करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, बॉडी का डायरेक्शन भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सारी बातों को याद रखिएगा, ठीक है। इन सारी बातों को याद रखेंगे तब जाकर के आगे के प्रॉब्लम्स में इनका यूज होने वाला है। क्लियर है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, आप सब इसको नोट कर लीजिए। एक एक बात को ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा। चलिए मैं मिटा दूं। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन शुरू करेंगे, एकदम सा सिंपल सा बच्चा जैसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या, जैसे स्कूल लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सपोज करो कि ये कोई कंटेनर हो गया, कंटेनर में यहां तक लिक्विड फिल्ड है और ये एक सिलेंडर है जिसका बेस एरिया है A और इसकी जो डेंसिटी है रो ऑफ सॉलिड एंड दैट इज द लेस देन रो ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी से कम है। और आप जानते हैं कि जब किसी बॉडी का डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो पार्शियली फ्लोट करेगा वो, ठीक है ना, पार्शियली इमर्ज होकर के फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा, ठीक। क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी टोटल लेंथ L है, दिस इज द टोटल लेंथ L ऑफ सिलेंडर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इमर्ज्ड लेंथ, यानी x की वैल्यू क्या होगी। द क्वेश्चन इज फाइंड x इन टर्म्स ऑफ L
x की वैल्यू l के टर्म में या अदर डेटा के टर्म में बताना है मुझे। तो बच्चों क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, सिंपल सा सॉल्यूशन करिए। आप देख सकते हैं इस स्टेज में बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी के ऊपर। इस बॉडी पर लिक्विड के द्वारा एक नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी, और इस खुद की बॉडी का अपना वेट लग रहा होगा W नीचे की तरफ। सिंस द बॉडी इज फ्लोटिंग, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा भाई, Fb इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सा भाई, W। फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना होता है, वॉल्यूम इमर्ज्ड रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, दैट इज इक्वल टू वेट m इंटू जी। क्लियर है ना। नाउ वॉल्यूम इमर्ज्ड, इतने इसका इमर्ज पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और लेंथ हो गया x इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, दैट विल बी इक्वल टू, ये बॉडी का मास है, तो बॉडी का मास निकालने के लिए बॉडी की टोटल वॉल्यूम इंटू बॉडी का डेंसिटी, तो बॉडी का टोटल मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, A इंटू लेंथ इंटू बॉडी की डेंसिटी कितनी है, रो ऑफ सॉलिड इंटू क्या आ गया, G। यहां से क्या हो रहा है बच्चों, A और A क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और G भी यहां से कैंसल हो जाएगा। क्या मिला आपको, x इक्वल टू, आप क्या करिए रो एल से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू L इंटू रो ऑफ सॉलिड बाय रो ऑफ लिक्विड। चलिए क्लियर हो गया कि कितना पार्ट उसका इमर्ज कर रहा है, उसका लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया। यहीं से चाहे तो आप 3 केस अलग अलग डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। एक केस, इफ रो ऑफ सॉलिड इज लेस देन रो ऑफ लिक्विड, सॉलिड की डेंसिटी कम है, सॉलिड की डेंसिटी कम है, तो जो रोएस बाई रो एल होगा, रोएस बाई रो एल, ये रोएस कम है ना रोएल से, तो ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी लेस देन 1, ये 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटे नंबर में L से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पूरी वैल्यू आएगी वो L से छोटी होगी, और वो पूरी वैल्यू कौन है, x है, यानी x, हेंस x इज लेस देन L। कहने का सेंस ये है कि अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगा तो उसका जो इमर्ज्ड लेंथ होगा एक्चुअल लेंथ से कम होगा, ठीक है। दूसरा बात, रोएस इक्वल टू रोएल ले लीजिए, अगर रोएस और रोएल बराबर रखोगे तो ये कैंसल आउट होकर के 1 बन जाएगा और x की वैल्यू L आ जाएगी, x इक्वल टू L, यानी इसका पूरा लेंथ इमर्ज कर जाएगा अंदर में, पूरी लेंथ इसकी इमर्ज कर जाएगी। क्लियर है, यानी पूरा डूब करके तैरेगा, पूरा डूब करके तैरेगा, यानी जब इसके पूरे लेंथ को डुबा दोगे उस वक्त फोर्स ऑफ बॉयंसी और वेट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्लियर है। चलिए यहां पर देखते हैं, इफ रो एस ग्रेटर देन रो एल, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से रो एस रो एल से ज़्यादा होगा तो ये जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, दिस इज ग्रेटर देन 1, और ये 1 से बड़ा है, जब मल्टीप्लाई करोगे L से तो जो नंबर आएगा वो L से बड़ा हो जाएगा, यानी वो वैल्यू कौन आ रही है, x, यानी क्या मिल रहा है यहाँ पर कि x ग्रेटर देन L। अब सोचिए बॉडी का लेंथ L है और कह रहा है कि इमर्ज्ड लेंथ जो होना चाहिए वो एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी किसी बॉडी का इमर्ज्ड लेंथ उसकी एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, उसके पास केवल L ही लेंथ है, तो L से ज़्यादा कैसे इमर्ज हो सकता है, जबकि यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज़्यादा लेंथ डूबेगा तब ये जाके फ्लोट करेगा, क्योंकि आप तो ये फ्लोट कराने के कंडीशन से निकाल रहे हैं। यानी इसको अगर आप फ्लोट कराना चाहते हो तो इमर्ज्ड लेंथ जो होनी चाहिए एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब कर जाएगा, वो फ्लोट कर ही नहीं सकता है। क्लियर है? सो बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, है ना, बॉडी डूब जाएगी पूरी तरीके से, जाकर के नीचे बैठ जाएगी। क्लियर हो रहा है? ये एक पहला क्वेश्चन हो गया।
अब बच्चों सुनिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए। ये स्कूल लेवल का एग्जाम्पल था। अगर इसी को जेईई मेन या जेईई एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछना हो तो किस तरीके से पूछा जाना चाहिए? चलिए, देखो बच्चों, आपसे क्या कह दिया क्वेश्चन में कि दिस इज अ स्फीयर, इट्स रेडियस इज, रेडियस कुछ ले लीजिए r, ठीक। r का वैल्यू ले लो, r इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है। और इसका कुछ रिलेटिव डेंसिटी भी ले लो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 0.4, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी 0.4 हो गई। कहने का मतलब, अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी जब भी 1 से कम होता है इसका मतलब इसकी खुद की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है और इसको डिप किया जा रहा है वाटर में, ठीक है बच्चों। देखते जाइए, इसको वाटर में डिप किया जाएगा तो चूंकि इस सॉलिड की डेंसिटी कम है ना वाटर की डेंसिटी से, इस सॉलिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो सिंक नहीं करेगा, क्या होगा, पार्शियली इमर्ज करके फ्लोट कर रहा होगा, तैर रहा होगा थोड़ा सा डूब करके, है ना, ऐसे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। अगर आपसे ये पूछे कि इमर्ज्ड लेंथ, इमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है, तो ये तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इमर्ज्ड पार्ट जो है ये वाला, इसकी हाइट क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन, इमर्ज्ड हाइट कितनी होगी स्फीयर की। क्लियर है? चलो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मान लो कि इतने वाले पार्ट का वॉल्यूम है VIM, VIM निकाला जाए। दिस इज द क्वेश्चन, H इज द क्वेश्चन। क्लियर है? सॉल्यूशन, चलो बच्चों क्या करेंगे अब, फोर्स ऑफ बायंसी बैलेंस करेगा वेट को, तो फोर्स ऑफ बायंसी इक्वल्स टू mg। फोर्स ऑफ बायंसी कितना होगा भाई, वॉल्यूम इमर्ज्ड, रो ऑफ वाटर, ये वाटर है, इनटू g, दैट इज इक्वल टू, इसका टोटल वॉल्यूम ले लो, कितना ले लोगे, 4/3 पाई r क्यूब इनटू कितना बनेगा यहां पर, रो ऑफ सॉलिड आई इंटू जी, v रो g। क्लियर हो रहा है? g यहां से क्या हुआ, कैंसल हो जाएगा, रो w को यहां ले आइए तो कितना मिलेगा आप, चले इसको मैं मिटा देता हूं। आपको मिला, यू आर गेटिंग VIM इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो ऑफ सॉलिड बाई रो ऑफ लिक्विड, सॉरी रो ऑफ सॉलिड बाई रो ऑफ वाटर। क्लियर है? ये मिल गया। अब बच्चों यही बोला जाता है क्या, रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हमको दे रखा है 0.4। पुट कर लेते हैं। सो वी आर गेटिंग V इमर्ज्ड इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, रेडियस भी दिया हुआ है ना, रेडियस का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। सो द वॉल्यूम इमर्ज्ड बिकम्स इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, 3.2 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.2, 3.28 एंड 12.8 डिवाइडेड बाई 3, 12.8 डिवाइडेड बाई 3 पाई। दिस इज द वॉल्यूम इमर्ज्ड। ये इमर्ज्ड वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, कितना वॉल्यूम इमर्ज हो रहा है ये पता चल गया। अब हमको ये हाइट निकालने है कि हाइट कितना इमर्ज कर रहा है। अब अगर हमको ऐसा कहीं पता होता कि किसी भी स्फीयर का हाइट के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होता तो यहां से वॉल्यूम को हाइट के टर्म में पुट करके वो हाइट निकाल लेते, लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मूला हमें नोन नहीं है। तो पहले हमको हाइट के टर्म में आपको निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम। आइए देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज करो कि ये एक स्फीयर हो गया, ठीक, दिस इज एन स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर लाइक दैट, सेंटर हो गया ये इसका। यहाँ पे मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, इसको x एक्सिस मान लिया, इसको मैंने y एक्सिस मान लिया,
ये आपका ओरिजिन है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, r। क्लियर। अब इस स्फीयर का वॉल्यूम हाइट के टर्म में फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने क्या किया है कि यहाँ से मैंने एक ये कट कर लिया, थिन स्फीयर कट कर लिया। ये जो थिन स्फीयर आपने कट किया है ये किस शेप में होगा, आप स्लाइस बना रहे हो एक, ठीक ना। तो स्लाइस बना रहे हो तो किस शेप में होगा आप कट करके देखिए, ये बेसिकली डिस्क बनेगी। जब किसी स्फीयर को ऐसे एक स्लाइस काटते हैं बीच से तो वो एक डिस्क बनेगी, है ना। ये एक डिस्क बन गया। कितनी हाइट पर लिया जाए इसको, ये ले लो y हाइट पर, ठीक। जैसे जैसे इसकी हाइट वेरी करेगी इसका रेडियस भी वेरी कर बढ़ता चला जाएगा, रेडियस भी वेरी करेगा। तो रेडियस अज्यूम कर लो कितना है, x है, ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए इसका वॉल्यूम पहले निकाला जाए, इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम dv इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसकी एरिया बनेगी, एरिया इंटू थिकनेस। ये इसकी थिकनेस अज्यूम कर लो, थिकनेस dy मान लो। तो एरिया इंटू थिकनेस, और एरिया कितनी बनेगी इसकी पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर मैंने कह दिया, इंटू थिकनेस हो गई dy। ये इसका वॉल्यूम बन गया। सो dv इक्वल टू, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैं इंटीग्रेशन अभी इसको कर भी नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है किसके टर्म में, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो x की वैल्यू पहले पुट करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट, y के टर्म में पुट करना पड़ेगा, या dy को dx के टर्म में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए, x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक। तो पहले x और y के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया जाए। चलिए कैसे निकाल सकते हैं वो रिलेशन, मैं समझा देता हूँ। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये x वेरी करेगा और y भी वेरी करेगा। कर्व यही है ना, यही कर्व है ना, धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे हैं हम। इस कर्व पर अगर आप चल रहे हैं तो क्या चेंज होगा, x भी चेंज होगा। इस कर्व पे चलने पर हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है और x भी बढ़ रहा है, तो x और y के वेरी कराने वाला यही रिलेशन है। तो ये बेसिकली है क्या, ये एक सर्कल है। तो सर्कल का रिलेशन बना लीजिए थोड़ा सा, सर्कल का रिलेशन। सर्कल का इक्वेशन आप क्या जानते हैं, सर्कल का इक्वेशन पढ़े होंगे, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। जहां पर h और b की जगह पे आप k लिखते थे मैथमेटिक्स में, k, h और k क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है। तो यहां पर सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है h जो है x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट जो k जो है वो है r। तो यहाँ h की जगह पे 0 पुट करिए, y की जगह पे r पुट करिए। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आपको ये रिलेशन मिला है, ध्यान दीजिएगा इसको, रिलेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर वाई स्क्वायर का टर्म में चाहे तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए और यहाँ ले आइए। तो पाई इंटू कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर हो रहा है। इसके बाद इसको देखिए मैंने क्या लिख दिया, dv इक्वल टू पाई इंटू दिस इज आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर दीजिए। क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2yr, ये बना इंटू डी वाई। अभी बच्चों एक चीज़ कैंसिल हो गया, यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, भर गया है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक। जल्दी से फटाफट नोट करिए ताकि मैं आगे इसको मिटा के सॉल्व कर सकूं। चलिए कर लिया। देखें आगे मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, जो कांस्टेंट उसको बाहर रख दो, पाई कांस्टेंट है ना, बाहर रखा जाए, पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिखो, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, या पहले एक काम करो जो पॉजिटिव वाले हैं उनको पहले लिखिए, 2yr या 2ry माइनस वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब जब आपको वॉल्यूम निकालना है, अभी तो इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम निकाला था, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन कितने हाइट के लिए, y की वैल्यू कितनी रखी जाए, हमको h हाइट का चाहिए, तो y की वैल्यू 0 से h तक वेरी करा दो, h हाइट तक का वॉल्यूम निकल जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम 0 टू h, क्लियर। इसको 0 टू v कर दो, तो दिस बिकम्स v इक्वल टू पाई इंटू क्या बनेगा बच्चों, ये तो 2r कांस्टेंट है तो 2r का 2r ही रहेगा, इंटू y का कितना बनेगा, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई कितना बनेगा, वाई क्यूब बाई 3, 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम 0 टू h। 2 कैंसिल होने के बाद जब अपर लिमिट रखिएगा y की जगह पे h, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट जब रखेंगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएगा, तो केवल अपर लिमिट लिख करके छोड़ सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। सो दिस v विल बी इक्वल टू पाई इंटू क्या बन गया, आर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3, सॉरी ये तो अब h हो चुका है ना, दिस इज h स्क्वायर एंड दिस इज h क्यूब बाई 3, ये हो गया। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया कि वॉल्यूम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h के टर्म में आ गया। अब चलिए निकाला जाए, मैं मिटा रहा हूं अभी इसको, सॉरी कितना आया था बच्चों यहाँ पर 12 पॉइंट, आई थिंक वॉल्यूम आया था 12.3 बाई हाउ मच 3, 12.8 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई, इसको रखा जाए, ठीक है। चलिए हमने इसे मिटा दिया, देखिए क्या मिल रहा है आपको, जो वॉल्यूम मिला था, वॉल्यूम इक्वल टू आया है पाई इंटू आर एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब बाई 3, एंड दैट इज इक्वल टू ये वॉल्यूम कितना 12.8 बाई 3 इंटू पाई। इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से क्या कर दिया हमने, पाई और पाई को कैंसिल कर दिया, ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया h के टर्म में। देखो h पावर 3 यहाँ h पावर 2, इस क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, आपको अच्छा h r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, r की वैल्यू कितनी थी 2 थी, r की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया, और इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। h का वैल्यू कितना आता है, मैं लिख देता हूँ 1.75 मीटर, क्लियर है बच्चों, ये h की वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन जो था जेई एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमको टैकल करना है और किस स्टेज में हमको क्वेश्चन को ले जाएगा, अगर मेंस होगा तो या फिर एडवांस होगा तो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक नया देखते हैं क्वेश्चन, मिटाता हूं मैं इसको, चलिए चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिस इज द कंटेनर लिक्विड एंड हियर इज अ ब्लॉक, इसका इतना पार्ट जो है वो डूबा हुआ है लिक्विड में, है ना। ये जो डूबा हुआ पार्ट है उसका डेप्थ है y, दिस इज द y, क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ कंटेनर is accelerated up, then what about y? कह रहा है कि अगर इस कंटेनर को एक्सेलरेट कर दिया जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, देन y पर क्या फर्क पड़ेगा, इमर्ज्ड पार्ट के लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट अबाउट द इमर्ज्ड लेंथ। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हालांकि मैं आपको पहले आंसर बता दूं, इस y पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अगर इसको एक्सेलरेट कर दोगे अपवर्ड डायरेक्शन में
तो जो इमर्स्ड लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी उतना ही डूबा रहेगा। क्लियर? देखिए कैसे सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं मैं। बच्चों, when a इक्वल टू 0, जब a 0 था, जब इसका एक्सेलरेशन, कंटेनर का एक्सेलरेशन 0 था, उस वक्त इसका y का वैल्यू कितना है ये देख लीजिए। ठीक, अच्छा, एक फोर्स लग रहा होगा खुद का वेट और एक लग रहा होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बैलेंस द वेट। क्लियर है? फोर्स ऑफ बॉयंसी को लिख दिया वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। जी दोनों तरफ से कैंसिल कर दो। वॉल्यूम इमर्स्ड इक्वल टू आ गया m बाई रो एल, m बाई रो एल। ये इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम है। क्लियर है? ठीक, जो कि बराबर होगा कितना, एरिया इंटू हाइट। ये बराबर होगा एरिया इंटू वाई के। क्लियर है? व्हेन ए नॉट इक्वल टू 0, जब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यानी बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कैसा पिक्चर बनेगा देखा जाए। मैं इसको यहां से लिखना शुरू करता हूं। व्हेन ए नॉट इक्वल टू 0, तो कंटेनर का फोटो बनाओ थोड़ा सा ऐसा। सपोज करो कि इस नए सिचुएशन में जब वो कंटेनर अपवर्ड डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट हो रहा है, इसका इमर्स्ड पार्ट जो है वो हो गया वाई डैश। कितना हो गया, वाई डैश। ठीक है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा है, mg। अपवर्ड डायरेक्शन में जो पहले जो फोर्स लग रहा था, वो फोर्स पहले कितना लग रहा था, v रो g। मान लो अब इमर्स्ड पार्ट v डैश हो गया तो लग रहा होगा v डैश रो जी, और प्लस एक और टर्म आ जाएगा, बताया था मैंने पहले क्लास में, v डैश रो a, ये भी आ जाएगा। ये दो पार्ट हो जाएंगे, तो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी हो जाएगा। आपने क्या देखा कि जब ये इस बॉडी पर फोर्स ऑफ बॉयंसी अपवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा, जब फोर्स ऑफ बॉयंसी बढ़ेगा तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ठीक, पहले इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था, 0 था। बॉडी का एक्सेलरेशन 0 था, कंटेनर का एक्सेलरेशन भी 0 था। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रही होती है, फ्लोटिंग बॉडी, और कैसा, पार्शियली इमर्ज्ड होकर के, हम फुल्ली इमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, पार्शियली इमर्ज्ड बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो उस फ्लोटिंग बॉडी का एक्सेलरेशन उतना ही होता है जितना कि कंटेनर का होता है। देखो, इसका भी 0 एक्सेलरेशन था, इसका भी 0 एक्सेलरेशन था। यहां पर क्या किए कि जब आपने एक्सेलरेट किया कंटेनर को, तो इसके नीचे जाने की टेंडेंसी आएगी। नीचे जाने की टेंडेंसी जब आएगी तो फोर्स ऑफ बॉयंसी बढ़ जाएगा। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी उसके एक्सेलरेशन को भी बढ़ा देगा, और बढ़ा के उतना ही करेगा जितना कि कंटेनर का है। क्योंकि वो, आप ऐसे समझिए, जितना ज़्यादा नीचे जानी चाहेगी, फाइनली एक ऐसा लेंथ आएगा जो लेंथ का फोर्स ऑफ बॉयंसी इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि ये इस कंटेनर के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस बॉडी के मोशन को अगर आप डिस्कस करते हैं तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड्स द मोशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स टुवर्ड द मोशन क्या हो जाएगा, v डैश दिस प्लस दिस माइनस दिस, v डैश रो ऑफ लिक्विड इंटू g प्लस a माइनस mg इक्वल टू इस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, v डैश रो एल इंटू जी प्लस ए, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। ये g प्लस ए क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू विल गेट v डैश इक्वल टू रो एल से डिवाइड कर दो इसमें ले आकर, ठीक, तो क्या मिला, m बाई रो एल। थोड़ा ध्यान से देखिए,
जब एक्सेलरेशन 0 था तो वॉल्यूम इमर्ज्ड कितना आया, m/ρl। जब कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है तब v डैश की वैल्यू क्या आ रही है, m/ρl। यानी इमर्ज्ड वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा, और इमर्ज्ड वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा तो इमर्ज्ड एक्सेलरेशन इमर्ज्ड लेंथ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? हाँ, समझ में आ रहा है सबको? तो एक बात तय हो गई यहाँ पर, क्या कि किसी भी फ्लोटिंग बॉडी का इमर्ज्ड लेंथ जो होता है वो कंटेनर के एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो? याद रखेंगे इसको। चलिए, फाइनल स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या बना कि किसी भी बॉडी का इमर्ज्ड लेंथ, ठीक, फ्लोट कर रहा है तो इमर्ज्ड लेंथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और नया क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। चलिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि दिस इज अ कंटेनर, हियर इज अ बॉल, इसमें दो लिक्विड हैं बच्चों। नीचे में एक लिक्विड है ये वाला, दिस इज वन लिक्विड, इसकी डेंसिटी आप ले लो 2 रो, एंड दिस इज लिक्विड 1, यहाँ पे एक ये हो गया, इसकी डेंसिटी ले लो रो। ठीक, जो ये बॉडी है, इस बॉडी की डेंसिटी रो ऑफ सॉलिड इक्वल टू हमने ले लिया 2 रो, सॉरी इतना ले लो आप 1.5 रो ले लो, 1.5 रो, जो सॉलिड इसमें डूब रहा है। दो लिक्विड है यहाँ पर। हमने मान लिया कि ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट में इमर्ज्ड वॉल्यूम है V1, इमर्ज्ड वॉल्यूम है V1, और लोअर वाले लिक्विड में इमर्ज्ड वॉल्यूम है V2। क्वेश्चन क्या पूछा गया है हम लोग से, फाइंड V1 बाई V2। V1 और V2 का रेशियो क्या होगा, यानी किस प्रोपोर्शन में वो इमर्ज कर रहे होंगे दोनों लिक्विड में। क्लियर है? चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था यहां भी जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द वेट। ठीक, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल्स टू वेट। सॉल्यूशन, फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना होगा बताया मैंने, क्या लिखते हैं, V1 ρ1 g प्लस V2 ρ2 g, एंड दैट इज इक्वल्स टू mg। क्लियर है? चलिए, V1 कितना है, ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम, उसको V1 लिखा। रो कितना है, डेंसिटी उसकी रो है ρ1 इंटू जी, प्लस V2, नीचे वाले को हम V2 बोल रहे हैं, और ρ2 को वैल्यू कितनी है, 2 रो है, इंटू जी, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। अच्छा एक काम करो, पहले ही g को क्या करा दिया जाए, कैंसिल कर दो, चलो एक ड्रामा खत्म हो जाएगा इसका, ये खत्म हुआ, इक्वल्स टू m, m की वैल्यू पुट करो। मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस V2, तो इसको मास के लिए लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह पे V1 प्लस V2, और डेंसिटी किसकी लगेगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्लियर? दिस इज V1 रो प्लस V2 2 रो equals to V1 plus V2, row of solid is given here 1.5 रो, this is 1.5 रो, तो रो क्या हुआ, कैंसिल हो गया दोनों साइड से। दिस V1 प्लस V2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो अंदर में 1.5 V1 प्लस 1.5 V2। अच्छा यहाँ पर 2 भी है, 2 से मल्टीप्लाइड है, ये ध्यान दीजिएगा, 2V2। अब एक काम करो बच्चों, इस वाले को लेफ्ट साइड में ले आओ और इस वाले को राइट साइड में ले जाओ। जब इसको लेफ्ट में ले आओगे तो 2V2 में से माइनस होगा 1.5 V2, कितना बचेगा, 0.5 V2 इक्वल टू
V1 जाएगा उधर तो 1.5 V1 से माइनस होगा कौन, V1, कितना बनेगा यहाँ पर 0.5 V1। नहीं आ रहा समझ में, क्लियर हो रहा है। ये 0.5 यानी 1/2 दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसल हो गया। आपको क्या मिला यहाँ पर V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू V2। इसका मतलब क्या हुआ V1 बाई V2 इक्वल्स टू 1, यानी V1 बाई V2 की वैल्यू 1 आने का मतलब इक्वल रेशियो में वो फ्लोट करेगा, यानी आधा वॉल्यूम ऊपर वाले में होगा और आधा वॉल्यूम नीचे वाले में होगा। समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। क्या करना होता है, नेट फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू वेट सिंस ब्लॉक इज फ्लोटिंग। बाकी तो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन आपका जितना अच्छा रहेगा आप क्वेश्चन को उतनी ही आसानी से उतने बढ़िया ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिटाता हूं मैं इसको। चलिए बच्चों, ये मिटा दिया। एक क्वेश्चन अभी एक थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन लिया जाए। सपोज करिए कि ऐसा है, लिक्विड सरफेस है ये, है ना, यहाँ तक, जिसमें एक ये मेटल की रॉड है। दिस इज अ मेटल रॉड, क्लियर। इट इज हैंगिंग फ्रॉम दिस सपोर्ट, है ना, थ्रेड से बंधा हुआ, हैंग कर रहा है यहां से, और ये पार्ट लिक्विड में डूबा हुआ है। ठीक है, यहां पर रॉड का रिलेटिव डेंसिटी ले लिया जाए। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रॉड इक्वल टू 0.75 गिवन है आपको। रॉड की रिलेटिव डेंसिटी है कितनी, 0.75। क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसका लेंथ भी गिवन है। सपोज इसकी लेंथ है 2L, द लेंथ इज 2L, दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड। पूरे रॉड की लेंथ है 2L। द क्वेश्चन इज फाइंड द इमर्स्ड लेंथ, यानी कितना पार्ट इसका डूबा हुआ है, ये कितना डूबा हुआ है, ये वाला लेंथ। क्लियर, चलिए फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर इसी फिगर में आपको मैं कुछ फोर्सेस दिखा देता हूं। सबसे पहली बात तो एक काम ये किया जाए कि इमर्स्ड लेंथ को एज्यूम कर लो x। कितना मान लिया जाए, कुछ मान लो, x मान लो। इमर्स्ड लेंथ इज x। ठीक है बच्चों, ये x लेंथ है। अच्छा एक बात और भी मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये जो रॉड लिया गया है ना, रॉड वो काफ़ी थिन रॉड है। ठीक, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ से ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ये वाले वॉल्यूम में, तो उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, आप उसको थिन रॉड मान के चलेंगे। क्लियर है ना। चलिए, तो x लेंथ है, तो ठीक बीच वाला जो पॉइंट होगा, इस x लेंथ का ठीक बीच वाला पॉइंट वो बनेगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, जहां पर एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या, फोर्स ऑफ बॉयंसी। दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। और जो पूरे लेंथ का ठीक मिड वाला पॉइंट होगा, पूरे लेंथ का ये वाला पॉइंट, पूरे लेंथ का मिड पॉइंट, यानी यहां से L डिस्टेंस पर, यहां से L डिस्टेंस पर, ये बनेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कौन एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस रॉड का वेट, है ना, रॉड का वेट कितना हो जाएगा, mg। रॉड का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक और भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा यहां पर, ये स्ट्रिंग का टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, T। क्लियर है बच्चों। अब एक बेसिक सा बात है, आप लॉज ऑफ मोशन में, रोटेशन में, ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है ना। कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो ट्रांसलेशन एंड नो रोटेशन। नो ट्रांसलेशन के केस में नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0,
एंड नो रोटेशन के केस में नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0। रोटेशन नहीं हो रहा है, टॉर्क को 0 करा के हम देखेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट हमने ले लिया O। तो मैंने कह दिया फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क अबाउट O शुड बी 0। O के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। O के अबाउट नेट टॉर्क 0 होने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसके अबाउट अगर टॉर्क की बात डिस्कस करेंगे तो टेंशन का टॉर्क तो ऐसे ही 0 हो गया, वहीं से पास हो रहा है। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ बायनेंसी, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन लगा रहा है, mg। तो क्लॉकवाइज टॉर्क लिया जाए पहले, फोर्स ऑफ बायनेंसी मल्टीप्लाइड बाई इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ये होगा, और ये वाली डिस्टेंस बनेगी उस पॉइंट O से इस लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी भाई, यहां से यहां का लेंथ कितना है। चलो देखा जाए, इसे एंगल एज्यूम कर लो थीटा, यहां से यहां है x/2 और ये है L। तो ये यहां पॉइंट O से सेंटर ऑफ बॉयंसी कितना दूर हो जाएगा, L प्लस x/2। उसी का कंपोनेंट निकालोगे तो ये वाली लेंथ आएगी, कितना आएगा वो लेंथ, कॉस कंपोनेंट आएगा, थीटा की ओर जा रहे हैं। तो L प्लस x/2 व्हाट, कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसका, mg का, mg इंटू इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, वो कितनी होगी, दिस इज L, दिस इज L cos थीटा, ये बन गया L cos थीटा। ये cos थीटा दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ फोर्स ऑफ बायनेंसी की वैल्यू लिखी जाए। फोर्स ऑफ बायनेंसी होता है वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू रो इंटू लिक्विड। वॉल्यूम इमर्ज्ड कितना भाई, डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम, डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना है x, ये v हो गया। रो ऑफ वाटर, ये वाटर है ना, वाटर, रो ऑफ वाटर इंटू v रो g, ये हो गया। और ये लेंथ है L प्लस x/2। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द रॉड, पूरे रॉड का वेट mg है। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो पूरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ 2L, ये वॉल्यूम बन गया। डेंसिटी बन गया रो ऑफ रॉड इंटू जी इंटू इधर एक पहले से है L। क्लियर, क्या क्या कैंसिल हो रहा है दोनों साइड में, A कैंसिल हो रहा है और G कैंसिल हो रहा है, सॉरी G कैंसिल हो रहा है। चलिए x इंटू L प्लस x/2 दैट इज इक्वल टू रो W से आप डिवाइड कर दो, इधर है 2L इंटू, सॉरी 2L स्क्वायर, एक L ये भी है ना, 2L स्क्वायर इंटू कितना आएगा बच्चों, ये बनेगा रो ऑफ रॉड बाय रो ऑफ वाटर। अब ये रो ऑफ रॉड और रो ऑफ वाटर ये क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रॉड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रॉड। पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, चलिए करा जाए। दिस इज x को अंदर में मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज XL प्लस x² इक्वल टू दिस इज 2L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रो ऑफ रॉड बाई रो ऑफ वाटर 0.75। 0.75 को आप लिख सकते हैं 75/100 3/4, दैट इज अ 3/4, 3/4। ये 2 से कैंसल आउट होगा, ये 2 आएगा, ठीक। इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 2XL प्लस x² इक्वल टू 3L स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट सबको लेफ्ट में लेके आओ, यू आर गेटिंग x² प्लस 2XL माइनस 3L स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों आपको देखिए ध्यान से, हियर L इज ए कांस्टेंट है ना, रॉड की लेंथ का हाफ पार्ट है L, L कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट 2 और L कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल कौन है, x है, एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू L के टर्म में आप निकाल सकते हो।
सो ऑन सॉल्विंग मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, आप एक बार अप्लाई कर लीजिएगा। x इक्वल टू 2 वैल्यूज आएंगे यहाँ पर, एक आता है l और एक आता है 3l। अब बताइए इमर्ज्ड लेंथ की वैल्यू या तो l होगी या तो 3l होगी, कौन सा वैल्यू सही है इसमें? ऑब्वियसली l सही होगा। क्यों सही होगा भाई? हैं l, ये वाला पार्ट सही होगा, क्योंकि रॉड की जो लेंथ है वो सिर्फ 2l है, तो 2l से ज़्यादा कैसे डूब सकता है ना? l ही डूबेगा, 3l तो आंसर होगा नहीं। सो आवर डिजायर्ड आंसर इज l। क्लियर है? तो कितना पार्ट इसका डूबेगा यहाँ पर? l लेंथ डूबा है और l लेंथ बाहर है। ठीक है, समझ में आ रहा आप सबको? चलिए इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, 1 से 2 प्रॉब्लम और मैं आपको इसमें करा देता हूँ। चलिए आप इसको एक बार बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से एक बार अच्छे से सॉल्व करिए। अच्छा, इसी तरीके के प्रॉब्लम्स मैं आपको क्लियर कर दूं, इस तरीके के प्रॉब्लम्स ही आपको जेई मेन और जेई एडवांस में आएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से आपको अप्रोच करना होगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, एक नया क्वेश्चन लिया जाए अब। चलिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि ये एक यहाँ पर हिंज बनाया गया है, पानी के अंदर में है। ठीक, ये आपका वाटर हो गया। ठीक है, और ये जो रॉड है ना, इस तरीके से इस हिंज पर ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, पानी के अंदर करके आप देख सकते हैं ऐसे ऑसिलेट करेगा। उसको छोड़ दिया गया तो फाइनली यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। ठीक, इस पोजीशन में। तो कह रहा है कि अगर ये हाइट है h, ठीक, ये रॉड की डेंसिटी है रो रॉड, वाटर की डेंसिटी है रो वाटर, ठीक, और इस पूरे रॉड का लेंथ है l, पूरे रॉड का लेंथ है l। ठीक, ऐसा आपको दिया है। तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट वन। क्या भाई ऑप्शन क्या कह दिया गया देख लो। a इक्वल टू दे रखा है, a में थीटा इक्वल टू, इस थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है? रॉड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज द थीटा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स b, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ h/l ले लिया, रूट ओवर रो रॉड बाई रो वाटर, यहाँ ले लिया h/l रूट ओवर रो वाटर बाई रो रॉड। फिर अगला ऑप्शन जब बच्चों बनाएगा, तो अगला ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आंसर क्या आने वाला है। अगला ऑप्शन में बस ये टर्म सेम रहेंगे दो केसेस में। एक में L/H लेके बनाएगा, यहाँ जहाँ H/L है वहाँ L/H लेकर के दो ऑप्शंस बना दिए जाएंगे। देखा जाए कौन सा आंसर सही होता है। सिंपल है, आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। क्या करेंगे? पूरे रॉड का लेंथ L है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पड़ेगा, ठीक बीच में यहाँ पर, यानी इधर से देखा जाए तो L लेंथ पर, या इधर से भी L लेंथ पर पड़ेगा। चलो भाई इधर से मैं मान लेता हूँ L डिस्टेंस पे, ये L डिस्टेंस पे यहाँ बनेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? इसका वेट लगेगा mg, पहला। दूसरा, अगर ये जो लेंथ है, सपोज करिए कि इसका जो डूबा हुआ लेंथ है वो है x, डूबा हुआ लेंथ का है x है,
तो इस लेंथ का, इस डूबे हुए लेंथ का ठीक बीच वाला जो पॉइंट होगा वो बनेगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो कि यहां से कितनी दूरी पर होगा, वो होगा x/2 बार, x/2 ये लेंथ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कह रहा है अब यहां पर, ये x/2 हो गया, ये l हो गया, सॉरी l नहीं होगा, ये l/2 होगा, क्योंकि लेंथ का आधे पर पड़ेगा ना। कितने फोर्स लग रहे हैं इस रॉड के ऊपर, फिर वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। एक mg लग गया, एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा यहाँ पर, फोर्स ऑफ बॉयंसी यहाँ पे लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना Fb, 2 फोर्स हो गए। एक और भी फोर्स लगेगा, ये जो हिंज पर, हिंज फोर्स कहते हैं उसको, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये कितना, जो भी मान लो F1, और एक हिंज फोर्स इधर लगेगा F2। हम इसी पॉइंट को O एज्यूम करने वाले हैं यहाँ पर O। सिंपल सा है, क्या करोगे सॉल्यूशन में, टॉर्क अबाउट O शुड बी इक्वल टू 0। O के अबाउट टॉर्क की वैल्यू 0 करा देंगे तो इस F2 और F1 का टॉर्क तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। बच गए दो, mg का क्लॉकवाइज हो जाएगा और Fb का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकाल लो पहले भैया, कितना आएगा, निकालो। देखो Fb इंटू इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये लेंथ है x/2, तो ये लेंथ कितनी होगी, x/2 cos थीटा, दिस इज x/2 cos थीटा, ये हो गया। दैट इज इक्वल टू mg का टॉर्क क्लॉकवाइज, mg इंटू कितना बनेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस बनेगी, ये l/2 है, तो ये लेंथ कितनी बनेगी, l/2 cos थीटा, दिस इज l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा। बच्चों cos थीटा कैंसल आउट हो गया यहाँ से। फोर्स ऑफ बॉयंसी के बारे में लिखो। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, वी रो जी होता है। वॉल्यूम इमर्ज्ड, वॉल्यूम इमर्ज कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ कितनी है इसकी, x है, वॉल्यूम इमर्ज हो गया। रो ऑफ वाटर इंटू जी, ये हो गया फोर्स ऑफ बॉयंसी, इंटू x/2, दैट इज इक्वल टू mg की वैल्यू रखी जाए, पूरे रॉड का वेट, मास, पूरे रॉड का मास रखोगे तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इंटू रो करोगे पहले, वॉल्यूम कितनी है, a इंटू एल, दिस इज a इंटू एल, इंटू रो ऑफ रॉड इंटू जी इंटू l/2। पहली बात की बच्चों, ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, जी कैंसिल हो गया यहाँ से, a कैंसिल हो गया यहाँ से, ये बनेगा x², दिस इज x² इंटू रो डब्ल्यू से उधर डिवाइड कर लो, इक्वल टू l इंटू क्या बना, रो रॉड बाय रो W। क्लियर, ये L इंटू एल बना l²। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का, x इक्वल टू एल इंटू रूट ओवर रो रॉड बाय रो W। यहीं से एक काम करते हैं, चलिए, ये लेंथ कितनी है, x है, x, और ये हाइट यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी है, h है। तो x का कंपोनेंट निकालोगे ऐसे तो x साइन थीटा बनेगा, क्योंकि इधर थीटा है, थीटा इधर की तरफ है, तो x साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर। x साइन थीटा इज इक्वल टू h। तो साइन थीटा से अगर डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, कितना बनेगा, h बाई साइन थीटा, h बाई साइन थीटा इक्वल टू l इंटू रो रॉड बाई रो W। क्लियर है, ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा कुछ लाइनों को मिटाऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नोट हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा को हम उधर ले जाएंगे, या आप एक काम करो, फ्लिप कर दो जस्ट इसको, साइन थीटा बाई एच इक्वल टू साइन थीटा बाई एच इक्वल टू हो जाएगा 1/l इंटू रो W बाई रो रॉड, हो जाएगा ना।
रो डब्ल्यू बाई रो रॉड इम्प्लॉइज दैट साइन थीटा इक्वल टू कितना आया एच बाई एल इंटू रो डब्ल्यू बाई रो रॉड। क्लियर है? जी हाँ सही है। थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको यहां से साइन इनवर्स एच बाई एल इंटू रो डब्ल्यू बाई रो रॉड। आ गया भाई आंसर, मैच करा लो। सेकेंड वाला ऑप्शन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एच बाई एल रो वाटर बाई रो रॉड रूट ओवर रो वाटर बाई रो रॉड। आ गया आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसमें करेंगे कम से कम। चलिए मिटाता हूं मैं इसको, जल्दी से फटाफट इसको समझिए, एक बार सॉल्व करिए फिर आगे आप अटेम्प्ट करिए। बच्चों क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फाइनली मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि आप ही को अटेम्प्ट करना है। ये सारे अप्रोचेस आपको अप्लाई करके सीखना पड़ेगा, 1 बाय 1 सीखना पड़ेगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या ले रहा हूं मैं। दिस इज अ कंटेनर हियर इज एन ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप अटैच कर दो, किससे, बॉटम से, यहाँ से बांध दो, और इसमें ना लिक्विड फिल कर दिया गया है ना। जो इसमें सॉलिड लिया गया है उस सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। क्वेश्चन में बोला गया है कि रो ऑफ सॉलिड इज लेस देन रो ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी से जब इसका डेंसिटी कम होगा तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ज़्यादा होगा वेट से, यानी इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, ऊपर एक्सेलरेट होने की, लेकिन उसको जाने नहीं देगा कौन, स्ट्रिंग, टेंशन एग्जर्ट करके, यानी स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो रहा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ एक टेंशन डेवलप हो रहा होगा टी, है ना। कह रहा फाइंड टी व्हेन, इस कंटेनर को एक एक्सेलरेशन दे दिया जाए ऊपर की तरफ ए। ठीक, करें कि फाइंड टी व्हेन ए के 3 वैल्यूज ले रहा है, ए इक्वल टू 0, यानी कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। ए इज अपवर्ड एंड थर्ड वन इज ए इज डाउनवर्ड। 3 केसेस बना दिया और ये टेंशन आपसे पूछ रहा है। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, इसको फिगर बाहर बना लीजिए। दिस इज द स्फीयर, एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना, वी रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। एक फोर्स इसका इस पर लग रहा होगा टेंशन, पहले वाले केस में हम लोग एज्यूम करते हैं टी नॉट, कितना लिया जाए, ये कौन सा केस है, ए इक्वल टू 0 वाला केस। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लग रहा होगा, इसका खुद का वेट अपना वी रो ऑफ सॉलिड इंटू जी, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, नो एक्सेलरेशन, सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सिंपल है। चलिए, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना है भाई, टी नॉट प्लस वी रो ऑफ सॉलिड इंटू जी, दैट इज इक्वल टू वी रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। इंप्लॉइज दैट टी नॉट विल बी इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या मिलेगा, वी रो एल जी माइनस वी रो एस जी, वी और जी कॉमन हो जाएगा, यहां पर बनेगा रो ऑफ लिक्विड माइनस रो ऑफ सॉलिड इंटू जी। दिस इज द टेंशन टी नॉट, ये टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नाउ द सेकेंड वन,
सेकेंड केस लिया जाए, ए इज अपवर्ड वाला केस, क्या होगा बच्चों? यहां पर देखिए, जो ये कंटेनर था, ये जो वो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड में एक फोर्स लग रहा था वी रो एल जी, नीचे में लग रहा था टेंशन टी, डाउनवर्ड में एक और लग रहा था वी रो एस जी। जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, इसको एक्सेलरेट करेंगे, ठीक, तो देखिए वी रो एस और जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले पर टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और बॉयंसी फोर्स ऐड हो जाएगी ऊपर की तरफ। कितनी बॉयंसी फोर्स और ऐड हो जाएगी? वी रो एल इंटू ए, इतना ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो गया। जब वो वैल्यू बढ़ेगी तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ने का टेंडेंसी होगा ऊपर की तरफ, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? टेंशन को बढ़ा देगा, तो टेंशन डेवलप हुआ टी। क्लियर? दूसरी बात, एक्सेलरेशन मैंने कहा था आपको अभी, जब ये इसके साथ अटैच्ड है तो ये ऑब्जेक्ट इस कंटेनर के साथ ही मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? कंटेनर रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में था, दोनों का एक्सेलरेशन 0 था। कंटेनर ए से जा रहा है, इसकी भी एक्सेलरेशन बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी, उसका भी एक्सेलरेशन ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखा जाए कितना बनता है, डिस्कस करिए। नेट फोर्स टुवर्ड्स द मोशन कितना बनेगा? दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना बना? वी रो एल इंटू जी प्लस ए, ये वाला फोर्स माइनस टी माइनस ये वाला फोर्स वी रो एस इंटू जी इक्वल टू एम इंटू ए। क्लियर सब बात है? वी रो एल जी प्लस ए, इसको आप उधर भेज दीजिए, माइनस टी, ठीक है, इक्वल टू कितना बनेगा भाई? ये आकर के प्लस हो जाएगा वी रो एस इंटू जी प्लस एम ए ना, एम की जगह पे क्या लिखेंगे? वी रो एस इंटू ए। क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़िए। दिस इज वी रो एल जी प्लस ए माइनस टी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वी रो एस प्लस, सॉरी वी और रो एस तो कॉमन हो जाएगा, रो एस कॉमन है, जी प्लस ए हो जाएगा, जी प्लस ए। ठीक, टी को उधर ले जाइए और इस वाले टर्म को लेफ्ट में ले आइए, फिर लेफ्ट वाले टर्म को राइट में रखिए, राइट वाले टर्म को लेफ्ट में, यानी टी इक्वल टू क्या बनेगा आपको यहाँ से? टी इक्वल टू मिलेगा, जब इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो कॉमन हो जाएगा जी प्लस ए, क्या बनेगा आपको? वी रो एल माइनस रो एस इंटू जी प्लस, ये आ रहा है। थोड़ा समय मिटाओ यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को समझाने के लिए। देखिए भाई, टी की वैल्यू क्या आ गई, कितनी आ गई? टी इक्वल टू वी रो एल माइनस रो एस इंटू जी, पहले था वी रो एल माइनस रो एस, इसमें से जी कॉमन करिए बाहर की तरफ, देखिए क्या आ रहा है? वी रो एल माइनस रो एस इंटू जी कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए बाई जी। ये वाला क्या है? मैच करिए यहाँ से, टी नॉट है, इनिशियल टेंशन जब कंटेनर रेस्ट में था, सो टी बिकम्स इक्वल टू टी नॉट इंटू 1 प्लस ए बाई जी, ये आ गया। ठीक है बच्चों, टी इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस ए बाई जी। एक बात और भी मैं क्लियर करते चलो यहीं से, कि कंटेनर का एक्सेलरेशन जितना ऊपर की तरफ बढ़ाओगे, ए बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, यानी ये टेंशन बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे उसको टेंशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सिमिलरली केस 3 जो होगा आपका, केस 3 आप इसको सॉल्व खुद कर लेंगे, टी की जो वैल्यू आएगी टी नॉट इंटू 1 माइनस ए बाई जी आएगी, यहाँ पर 1 प्लस ए बाई जी, यहाँ पर 1 माइनस ए बाई जी। एक बात और भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ने से टेंशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी,
यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब जाएंगे तो टेंशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन एक्सेलरेशन। क्लियर हो रहा है? चलिए ये बात हो गया। ये सारे पॉइंट ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इसको एक बार बैठ के खुद से अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, और मैंने इतना बता दिया है कि ऑलमोस्ट किसी भी बुक के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। चलिए, सपोज करो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिस इज अ कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड। ये कंटेनर बहुत बड़ा है लेंथ में, यहां से एक रॉड लिया गया, रॉड की लेंथ भी बहुत ज़्यादा एज्यूम कर रहा हूं मैं, वो लेंथ है L। ये रॉड हो गया आपका। ठीक, रॉड का इस वक्त वेलोसिटी 0 है। ठीक है ना? रॉड की डेंसिटी है ρs और लिक्विड की डेंसिटी है ρl। ठीक है ना? द क्वेश्चन इज फाइंड नंबर 1, f net as the function of x, where x is immersed length, immersed length. Second question, acceleration as the function of x. Third question, velocity of rod as the function of x. ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम लेंथ, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज में कितना पार्ट इसका डूबा होगा। फिफ्थ, मैक्सिमम इमर्स्ड लेंथ, मैक्सिमम इमर्स्ड लेंथ यानी मैक्सिमम कितना लेंथ उसका डूबेगा अंदर की तरफ। क्वेश्चन में एक चीज क्लियर किया गया है, क्या? रो ऑफ सॉलिड इज लेस देन रो ऑफ लिक्विड। क्लियर है ना? रो ऑफ सॉलिड इज लेस देन रो ऑफ लिक्विड। क्लियर? चलिए, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। इसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा एट एनी मोमेंट, कोई भी एक सिचुएशन आप अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि किसी समय पर इसका कितना लेंथ डूबा हुआ है, x लेंथ इसका डूबा हुआ है, ये लेंथ है x। उस वक्त ठीक इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम कर लो, कोई बात नहीं है, a है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक, कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? एक फोर्स लग रहा होगा इसका खुद का वेट mg, और एक फोर्स लग रहा होगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बॉयंसी। स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि mg ही केवल होगा, बॉयंसी फोर्स नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त कोई डूबा हुआ पार्ट नहीं था। तो mg के कारण वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, यानी एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, जिसके कारण वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे जैसे नीचे डूबेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी नीचे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स डिक्रीज करता चला जाएगा, जिससे इसका एक्सेलरेशन घटेगा। एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन घटेगा, लेकिन एक्सेलरेशन रहेगा नीचे, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। यानी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा और एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। एक टाइम आएगा जब ऊपर का फोर्स ऑफ बॉयंसी नीचे के
mg के बराबर हो जाएगा, उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होगा और उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी होगी उसके पास तो उस वेलोसिटी का और नीचे जाएगा, अगर और नीचे जाएगा तो फोर्स ऑफ बॉयंसी अब डोमिनेंट हो जाएगा किसके ऊपर, mg के ऊपर, जिसके कारण नेट अपवर्ड फोर्स आ जाएगा और अब ये डिसेलरेट करेगी, यानी धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी अब घटती चली जाएगी और एक पोजीशन ऐसा आएगा जहां पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। एंड दैट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इमर्ज्ड लेंथ। क्लियर है, यानी मैक्सिमम इमर्ज्ड लेंथ का मतलब जहां पर जाकर के रॉड की वेलोसिटी 0 हो जाए। चलो पहला शुरू करते हैं, नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1, एफ नेट एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, नेट फोर्स कितना होगा, mg माइनस एफ बी, mg माइनस एफ बी। सो एफ नेट इक्वल टू mg माइनस, mg की जगह पे आप चाहो तो लिख दो इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मास की जगह क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एस वॉल्यूम हो गया, रो ऑफ लिक्विड इंटू ये मास हो गया इंटू जी, माइनस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, सॉरी ये लेंथ होगा, ओके 1 मिनट, एम मास ऑफ द सॉलिड इक्वल टू ए इंटू एल इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू जी, माइनस ए इंटू एक्स इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। एफ नेट की वैल्यू यहां से मैं लिख देता हूं, एफ नेट इक्वल टू क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखा जाए, कॉमन आ रहा है ए, कॉमन आ रहा है आपका जी, है ना, बनेगा रो ऑफ सॉलिड इंटू एल माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू एक्स, ये बन गया आपका। आप चाहे तो एक काम और भी करिए, एल को बाहर कर लीजिए, एफ नेट इक्वल टू ए इंटू रो ऑफ सॉलिड भी ले लीजिए, रो ऑफ सॉलिड एल लीजिए कॉमन, एल लीजिए कॉमन इंटू रो ऑफ सॉलिड लीजिए कॉमन इंटू जी, तो हो गया ये 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड बाई रो ऑफ सॉलिड इंटू एक्स। और देखो बच्चों ये क्या होगा, ये मास है, उस रॉड का टोटल मास है, यानी ये सब कुछ मैं मिटा दे रहा हूं आपको, यहां पर देखते जाइएगा। क्या मिला, पहला सॉल्व हो गया हमसे, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू जी, एम जी इंटू 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड बाई रो ऑफ सॉलिड इंटू एक्स बाई एल, दिस इज द फोर्स एज द फंक्शन ऑफ एक्स। सेकेंड, और ये फोर्स किधर की तरफ लिया मैंने, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट बाई मास, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसमें मास से डिवाइड करो तो एम कैंसिल हो जाएगा, सो जी इंटू 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड बाई रो ऑफ सॉलिड इंटू एक्स बाई एल, दिस इज द डाउनवर्ड। क्लियर हो रहा है। नाउ थर्ड वन, तीसरा क्या पूछा गया था, वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ एक्स, ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स, हमें v एज द फंक्शन ऑफ x चाहिए, v एज द फंक्शन ऑफ x, तो v को x के साथ रिलेट करना है। अब सुनो, a और x मालूम है, मुझे चाहिए v और x में, यानी इसको ब्रेक करना है v और x में। एक्सेलरेशन की वैल्यू v और x में क्या होती है, v dv बाई dx, a को लिख दिया मैंने v dv बाई dx इक्वल टू g इंटू 1 माइनस रो एल बाई रो एस इंटू एक्स बाई एल। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर क्या करेंगे, v dv इक्वल टू dx से मल्टीप्लाई कर दो, g इंटू 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड बाई रो ऑफ सॉलिड इंटू एक्स बाई एल इंटू क्या dx। अब क्या करना है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी को 0 टू v और इसको 0 टू x, आगे आपको यहां पर मिल जाएगा मिटाने वाला। चले, कितना मिलेगा भाई, v dv क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल टू g इंटू क्या मिलेगा 1 dx, कितना आएगा x माइनस रो ऑफ लिक्विड बाई रो ऑफ सॉलिड इंटू एक्स dx कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2
एक्स स्क्वायर बाई 2 और एल है पहले से नीचे, 0 to L, 0 to L, तो L पुट करोगे तो ये टर्म रहेगा, सॉरी 0 to X, X पुट करोगे अपर लिमिट तो यही रहेगा, 0 पुट करोगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। सिंपल है, ऐसे इतना रख देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, कितना हो जाएगा 2gx कॉमन कर लो, 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड बाई रो ऑफ सॉलिड इंटू एक्स बाई 2l, और इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपको मिलेगा v। सो दिस इज द वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ x। तीसरा भी हमारा हो गया, 1 2 3। फोर्थ, इक्विलिब्रियम में कितना पार्ट इसका डूबा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, बच्चों इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ बॉयंसी, इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, mg। सिंपल सा बात है, फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू रो इनटू जी। वॉल्यूम इमर्ज्ड कितना होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल, रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, m इंटू, इसको लिख दो m इंटू जी, m को लिख दो टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, a इंटू एल इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू जी। क्या होगा भाई, a कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, l इंटू रो एस बाई रो एल। वैसे भी ये वाला हम लोग पढ़े थे पहले भी, ये आ गया, कितना लेंथ आ गया, l इंटू रो एस बाई रो एल। ये आपका इक्विलिब्रियम का लेंथ आ गया कि कितना पार्ट डूबा होगा इन इक्विलिब्रियम, ठीक। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा है, मैक्सिमम कितना डूबेगा, है ना, मैक्सिमम कितना लेंथ उसका इमर्ज करेगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम इमर्ज लेंथ के केस में डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स निकाल करके यही निकाल लेते हैं, जबकि ये नहीं होगा। आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आप वर्क पर एनर्जी वाला लेक्चर को देखिए तो याद करिए, उसमें इमर्ज्ड लेंथ इक्विलिब्रियम वाले लेंथ से डबल आता है मैक्सिमम लेंथ, ठीक। चलिए करके देखते हैं। कैसे करेंगे इसको, सुने, जो भी हो चौथा होना चाहिए, फॉर एक्स मैक्स, है ना, एक्स मैक्स के लिए v क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, v 0 होना चाहिए, वेलोसिटी 0 होगी। तो इस टर्म में वेलोसिटी 0 कर दो, 0 इक्वल टू क्या, रूट ओवर 2gx, हाँ, बल्कि चाहो तो x से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, x माइनस रो एल बाई रो एस इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2l। अब बच्चों दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो जिसमें ये 2g तो स्क्वायर करोगे तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, जिसमें 2g तो 0 हो नहीं सकता, ये वाला टर्म 0 होगा। तो आपको मिल गया x माइनस रो एल बाई रो एस इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2l इक्वल टू 0। इसको राइट में भेज दो तो क्या बनेगा, रो एल बाई रो एस इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2l, दिस इज इक्वल टू एक्स। एक्स कैंसिल हो जाएगा एक यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से मिलेगी, रो एस बाई रो एल इंटू 2l। थोड़ा ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम वाला लेंथ कितना था, l इंटू रो एस बाई रो एल, यहाँ l इंटू रो एस बाई रो एल इंटू 2 आ रहा है, ये 2 टाइम्स आ रहा है, दिस इज इक्वल टू, इसको अगर मैं x नॉट बोलूँ तो दिस इज 2x नॉट, ये x मैक्स है। तो x मैक्स हमेशा इक्विलिब्रियम वाले इमर्ज पार्ट से डबल आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ऑलमोस्ट मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी से रिलेटेड। अब आप चाहें तो इसके ढेर सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग लेक्चर लेके आएंगे फ्लूइड डायनामिक्स का। तब तक आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए, ठीक है, असाइनमेंट्स को सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, तब तक खूब खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।